नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस पीसीएस मेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रसून दुबे एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूं सीसेट के पेपर का सॉल्यूशन कराने। और आज हम 2021 के सीसेट के पेपर का अध्ययन करेंगे, और जिसमें 2021 के सीसेट के पेपर की हिंदी हमने पिछली क्लास में कवर कर ली है। और इस क्लास में हम 2021 के सीसेट के पेपर में जो रीजनिंग पूछी गई है, 2021 के सीसेट के पेपर में जो रीजनिंग पूछी गई है उसके सारे सवालों को हम हल करने वाले हैं। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए हैं। चलिए, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संचार के लिए, कथन दिया गया है, संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कारण दिया गया है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है। कथन कह रहा है कि इसको हम संचार उपग्रह के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। और बी उसका कारण दे रहा है कि वो भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है। जी हाँ, ऑप्शन है दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए तथा आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, एक सीरीज दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है, मतलब इस श्रेणी में संख्या नहीं आएगी। आपके सामने दिए गए हैं 1, 8, 27, 64, 125। सर ये मैजिकल नंबर है। कैसे नंबर है? मैजिकल। कैसे मैजिकल नंबर है सर? ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, इसके आगे 6 का क्यूब आएगा, 7 का क्यूब आएगा, 8 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब आपका 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 749 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब वो कह रहा है कौन सी श्रेणी में नहीं आएगी। सर ये क्या है? सर ये जो है 512 ये 8 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है और 1010 का क्यूब है। और ये श्रेणी भी किसकी है? ये श्रेणी भी घन वाली संख्याओं, क्यूब वाली संख्याओं की ये श्रेणी है। तो सर ये 256, क्योंकि 256 क्या होता है? 16 का स्क्वायर। ये किसी का घन नहीं होता है, ये क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इसका अगर अलग छांटना है कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है ना कि घन है। और हमें घन श्रेणी कौन सी दी गई है? हमें घनमूल वाली श्रेणी दी गई है। तो आंसर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, इस स्थान पर बताना है आपको कि क्या आएगा। इस स्थान पर बताना है कि आपको क्या आएगा। आप देखेंगे 4C, 28B, 7B, 2B, क्वेश्चन मार्क, 5A, 3A, 45B, 15C। देखिए कैसे लगा सकते हैं। देखिएगा ये क्या लिखा है, तो दोस्तों प्यारे बच्चों ये 4 लिखा है और ये 7 लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28। सेम यहाँ चेक करेंगे, ये 15 लिखा है और ये 3 लिखा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 3 = 45। यानी कि हम आंसर लगा सकते हैं 2 लिखा है और 5 लिखा है और 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ क्या आएगा? 10। ऑप्शन में ढूंढेंगे, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 10 आया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10C। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10C। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान सा है। ऊपर वाले पहले नंबर और तीसरे नंबर का गुणा करेंगे तो बीच वाला नंबर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट किया जाए, किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए कि किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग समान ना हो, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले एक घन बना लेते हैं। देखिएगा एक घन हम सबसे पहले आपके सामने बना लेते हैं। चलिए मैं हाथ से ही बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक घन बनाता हूँ मैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा घन बन गया। नज़र आ एक थोड़ा सा एक वो ले सकते हैं। इसमें 6 सतहें होती हैं,
मान लो दोस्तों आपने इस सतह पर लाल रंग रख दिया, क्या रख दिया, लाल रंग रख दिया, तो वो क्या कह रहा है कि नहीं दो संलग्न मतलब जुड़ी हुई फल, अगर आपने ऊपर वाली सतह पर लाल रख दिया तो ना तो आप इस पे लाल रख सकते हो सामने वाली पे, ना ही आप इस बगल वाली पे लाल रख सकते हो, ना ही आप इस पे लाल रख सकते हो, और ना ही आप पीछे वाली पे लाल रख सकते हो। यानी कि अगर आपने ऊपर लाल रख दिया तो आपको नीचे वाली सतह पर लाल रख सकते हो, बाकी आप 4 सतह पर लाल नहीं रख सकते हो। मान लो ये जो सामने वाली सतह है, ये वाली सतह जो आपको नजर आ रही, अगर इस पे मैंने हरा रख दिया, तो आप ना तो इस यहाँ पे हरा रख सकते हो, नहीं यहाँ हरा रख सकते हो, नहीं यहाँ हरा रख सकते हो, नहीं यहाँ, आप केवल हरा रख सकते हो बिल्कुल पीछे वाली सतह पर। इसी प्रकार से अब ये जो बगल वाली सतह बची, अगर आपने इस पे पीला रख दिया तो आप इस तरफ भी क्या रख सकते हो, पीला। यानी कि अगर संलग्न फलकों के रंग समान नहीं करने हैं तो आपको कितने कलर का उपयोग करना पड़ेगा, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, तो सर 3 रंगों की आवश्यकता होगी। अगर हम 3 रंगों का उपयोग करेंगे तो संलग्न फलकों के रंग कैसे नहीं होंगे, संलग्न फलकों के रंग समान नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। सर ये गणित का प्रश्न है, चलिए लेकिन समझ लेते हैं। गणित का प्रश्न है लेकिन हम समझ लेते हैं। देखिएगा सवाल कह रहा है हमारा, देखिए मैं सवाल लिखा है, यदि x y z धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं। देखिए सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं सुधार देता हूँ। x अनुपाते y क्या है, x अनुपाते y 1:2 है, और y अनुपाते z जो है वो आपका 3:5 है। तो वो पूछ रहा है कि 5x माइनस 3y प्लस z का मान क्या होगा। तो हमें सबसे पहले x y z के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x y z का अनुपात बना लेंगे। तो बताइए x y का अनुपात है 1 और 2 और y z का अनुपात है 3 और 5। सर अनुपात बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम 2 लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम 3 लिख देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि मान आ गया 3, 6 और 10। x का मान आ गया 3, y का मान 6 और z का मान 10 आ गया। हमने क्या कर दिया सर, अनुपात को बराबर कर दिया। चलिए x का मान हमने, अब यहाँ देखिए x का मान कितना रखना है, 3 रखना है, y का मान 6 रखना है, और z का मान क्या रखना है, 10 रखना है। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 = 15 माइनस 6 × 18 और प्लस कितना आएगा 10। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25, 15 × 25, 15 × 10 25 माइनस 18, यानी आंसर आएगा 7। अब आप कहोगे सर आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सवाल मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत सवाल के अंदर है, कोई दिक्कत सवाल के अंदर है। ये मिसप्रिंट आपको दी या तो इसमें कोई गलती है, ये तो सही दिया गया है, खैर जो पूछा गया है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, तो उसको आप सुधार लेंगे। सवाल अगर ऐसा पूछा गया तो आंसर यही आएगा, ये ऑप्शन आपके क्या है, गलत है इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। यदि बीते कल के पहले का दिन शनिवार था, यदि बीते कल के पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला कौन सा दिन होगा। इसको समझिएगा, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, उसने कहा बीते कल, जैसे बीते कल के पहले का दिन, जैसे मान लो मैंने आप आज की बात की, ये टुडे हो गया आपका, टुडे, तो बीता हुआ कल क्या हो गया, यस्टरडे, आने वाला कल क्या हो गया, टुमारो। उसने कहा यदि बीते कल, ये कौन सा कल हो गया, यदि बीते कल, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि बीते कल की बात की जाएगी, तो बीते कल ये है बीता कल, इसके एक दिन पहले तो यहाँ क्या था, यहाँ सर शनिवार था, तो उसने पूछा आने वाला कल, ये आज है, ये आने वाले कल के बाद इस दिन कौन सा दिन होगा। तो शनिवार के बाद क्या आएगा सर, रविवार आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, और अगले दिन क्या आएगा, बुधवार आएगा। ऐसे सवाल हमने कई बार हल किए हैं, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन बुधवार। क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन बुधवार, सवाल का सही आंसर होगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा समझ सकते हैं आप आसानी के साथ। देखिए ये आज का दिन हो गया, ये एक दिन पहले, ये एक दिन बाद, और ये उसके भी एक दिन पहले और ये उसके एक दिन बाद। यदि ये कौन सा कल है, ये बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल है, तो बीते कल के एक दिन पहले शनिवार है, गिनती मिला देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिभुजों की गणना करना है। अगर ये चित्र आपको ठीक से ना दिखाई दे रहा हो तो समझ लीजिएगा चित्र कुछ इस प्रकार से है, ये आपका त्रिभुज है,
और इस त्रिभुज में कुछ इस प्रकार से लाइनें खींची गई हैं, इस त्रिभुज में कुछ इस प्रकार से लाइनें खींची गई हैं। और पूछा गया है आपसे कि बताइए इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। ये इनका सेंटर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो वैसे तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो एक सवाल में अगर आपको बता दूं कि एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से पूछा गया और केवल आपको 2 लाइनें दी जाएं, ये वाली, और पूछा जाए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे सर कुल 8 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं? अगर केवल 2 लाइनें हैं तो याद रखिएगा कुल 8 त्रिभुज होते हैं। लेकिन अगर अंदर आपको 3 लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं अंदर, अगर इस तरह से जो सवाल आपको दिया गया है कि इसमें 3 लाइनें नजर आ रही हैं, 1, 2 और 3, तो ध्यान रखिएगा इस सवाल का आंसर होता है 16। कितना होता है? 16 होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको काउंट करना है तो काउंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे काउंट करेंगे? आप देखेंगे यहाँ से आपको, ये देखिए, ये आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ से आप देखेंगे ये लाइन है, तो ये कितने हो जाएंगे? यहाँ से 3 निकलेंगे, यहाँ से भी 3 निकलेंगे और यहाँ से भी 3 निकलेंगे, तो कितने हो गए सर? 9 हो गए। उसके बाद गिनेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, तो टोटल कितने होते हैं? 16। अगर काउंट नहीं किया है तो काउंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा मैं आपको काउंट करा देता हूँ सारे के सारे। देखिएगा ये मैंने त्रिभुज बनाया, इसमें ये एक लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको नज़र आएगा इसको गौर से देखिएगा, ये जो आपको नज़र आएगा इसमें आपके 3 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 3। कैसे? 1, 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3। सेम 3 आपके यहाँ भी निकल जाएंगे, सेम 3 यहाँ निकल जाएंगे और सेम 3 जो है आपके, सेम 3 जो है वो आपके यहाँ निकल जाएंगे। और उसके बाद आप काउंट कर लेंगे आसानी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और पूरा बड़ा वाला, तो टोटल हो जाएंगे आपके 17। कितने हो जाएंगे टोटल? आपको सॉरी 17 नहीं, मैंने गलत बोल दिया। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 16। या सीधा याद रखिएगा अगर 3 है, अगर त्रिभुज के अंदर 3 लाइनें खींची गई हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो सीधा आंसर याद रखिएगा कितने होते हैं? 16 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, किससे कहा? एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता, यहां से पढ़िएगा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। किससे कहा? महिला से कहा। महिला से कहा कि तुम्हारे पिता। अब महिला के पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? तो महिला के पिता की इकलौती पुत्री कौन है? महिला है। और वो क्या है? उसकी माँ। तो अगर बात की जाए उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी माँ की चर्चा हो रही है। वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? उस लड़के की माँ। तो पूछा जा रहा है वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? सवाल का आंसर आएगा माता, क्योंकि आप देख सकते हैं तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। तो अगर इस महिला की बात की जाए, इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री कौन हो गई? महिला हो गई। और उसकी माँ, उस लड़के की क्या है? माता है। तो वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान रखना, माता के रूप में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निर्णय लेने के संबंध में कौन सा कथन सही है? मानवीय तार्किकता सीमित है। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, और ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ध्यान रखिएगा, मानवीय तार्किकता सीमित है, बिल्कुल सही बात है। मानवीय जो तार्किकता है वो बिल्कुल सही बात है। मानवीय तार्किकता कैसी है? सीमित है। और कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में, देखिए जब आप बार बार सुधार करेंगे, जब आप बार बार, मान लो आपने कोई निर्णय लिया कि हम इस बार पेपर में रीजनिंग पढ़ के नहीं जाएंगे। अब आपको समझ में आया कि हमारा एक जो निर्णय हमने लिया गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर रीजनिंग के तो 35 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अगर इस प्रकार की बात आती है तो फिर आप धीरे धीरे अभ्यास जब करोगे, बार बार निर्णय लोगे, गलत होंगे, तो धीरे धीरे सुधार आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। आसान सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? फिश। क्या लिखा है? फिश। और फिश को क्या लिखा है?
CLPK। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है सर, हम नंबरिंग छांट देते हैं। अगर F की कोडिंग 6 हो जाएगी, I की कोडिंग 9 हो जाएगी, S की 19 हो जाएगी और G की 8 हो जाएगी, सॉरी H की 8 हो जाएगी सर। C की 3 हो जाएगी, L की 12 हो जाएगी, P की 16 हो जाएगी और K की 11 हो जाएगी। सर नियम लगा के देख लेते हैं कौन सा नियम लग रहा है। 6 में से 3 गए, 3 बचे, 9 में 3 जोड़ दिए 12 हो गए, 19 में से 3 चले गए 16 हो गए और 8 में 3 जोड़ दिए 11 हो गए। 8 में 3 जोड़ दिए क्या हो गए, 11 हो गए। अब बात कर लेते हैं हम आगे की ओर। तो हमें निकालना है नोज का कोड। आपको पता है 3 घटेंगे और 3 जुड़ेंगे, 3 घटेंगे और 3 जुड़ेंगे। तो अगर बात करें N का कोड कितना होता है 14, O का कोड कितना होता है 15, S का 19 और E का 5। सबसे पहले 3 कम करेंगे तो 14 में से 3 गए 11 आएंगे। 11 का कोड 11 होता है, 11 का कोड K होता है। बात करेंगे O की तो O 15 है, 3 ऐड करेंगे तो 18 और 18 का कोड कितना होता है R। तो आंसर आएगा KR, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा KRPH। आगे सॉल्व करने की ही क्या नहीं है, आगे सॉल्व करने की ही आवश्यकता हमें नजर नहीं आ रही है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन करना है। अपराध, दंड, निर्णय, वकालत, उद्यम, सफलता, व्यायाम, स्वास्थ्य। देखिएगा, अगर आप अपराध करेंगे तो दंड मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपराध करेंगे तो दंड मिलेगा। अगर उद्यमी हैं आप, उद्यमी हैं तो आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। आप काम करेंगे ईमानदारी से, सफलता मिलेगी। अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, यानी आप व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन निर्णय और वकालत ये आपके एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त करना। तीसरा शब्द तो सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको काट दीजिए। देखिएगा यहाँ QU नजर आ रहा है, काट दीजिएगा QU। यहाँ QU है, काट दीजिएगा। यहाँ QU है, काट दीजिए। 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 अब देखिएगा आप अब देखिएगा हमें यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है, तो ये दोनों तो पहले दूसरे में चले जाएंगे। ये दोनों पहले दूसरे में चले जाएंगे क्योंकि हमें निकालना है कौन सा, हमें निकालना है तीसरा। अब हमें इन दो को छोड़ने के बाद देखना है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, लेकिन यहाँ E के बाद E है तो यहाँ E काट दीजिए, यहाँ भी E काट दीजिए। बताइए A पहले आएगा कि E पहले आएगा? तो आप कहेंगे सर A पहले आएगा, तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा क्वैशी। क्या हो जाएगा? क्वैशी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। 7 खंबे PQRSTU तथा V इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। पहले 2 खंबे P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है। पहले खंबे P तथा अंतिम खंबे V के बीच कितनी दूरी है? देखिएगा, कुछ सवाल थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा, समझिएगा। 7-8 खंबे लगे हैं, PQRSTU। ये जो खंबे लगे हैं ये 1-1 मीटर की दूरी कम होती जाएगी और P से Q की दूरी है 10। अगर P से Q की दूरी 10 है तो Q से R की दूरी 9 होगी, R से S की दूरी 8 होगी, S से T की दूरी 7 होगी, T से U की दूरी 6 होगी और U से V की दूरी 5 होगी। ये आपसे सवाल कह रहा है कि दूरी जो है वो 1-1 मीटर कम होती जाएगी, यानी कि अगर P Q के बीच की दूरी 10 है तो 1-1 मीटर हम कम करते जाएंगे। अब उसने पूछा कि P और V के बीच की दूरी बताना है। P और V के बीच की दूरी सबको जोड़ देंगे, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 जोड़ देंगे तो 10 9 19 8 27 और 7 34 और 6 40 और 5 45। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 45 मीटर। कितनी हो जाएगी? 45 मीटर आपकी दूरी हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्यूमा जो है, ड्यूमा का संबंध रूस से है। ड्यूमा का संबंध रूस से है, तो उसी प्रकार सोरा का संबंध किससे होगा? देखिएगा, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, उसी प्रकार अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, उसी प्रकार से अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दिया जा रहा है आपके सामने। टैलेंट, क्या लिखा है? टैलेंट, जो आप लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है टैलेंट। इस टैलेंट को देखेंगे, क्या लिखा है? XEP और IRX। देखिएगा,
इनमें क्या संबंध है देखेंगे ध्यान से। टी का कोडिंग 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो एक्स ये आपका 24 हो जाएगा, ये इसकी बात करेंगे 5 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और उसके बाद ये 18 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा। देखेंगे किस प्रकार से लॉजिक काम कर रहा है हमारा, ये देखेंगे हम। यहाँ देखेंगे ये 4 प्लस हो गए, 1 और 4 5 होगा, ये भी 4 प्लस, ये भी 4 प्लस, ये भी 4 प्लस, ये भी 4 प्लस और ये भी 4 प्लस, यानी सब में 4 प्लस करने। कितने प्लस करने सर? सभी में 4 प्लस करने हैं। तो सर्च लिखा है हमारे सामने, सर्च SEARCH। ये इनकी कोडिंग देख लेते हैं। एस का नंबर हो जाएगा 19, 5, 1, 18, 3 और 8। चलिए 19 और 4 23 हो जाएंगे, 19 और 4 23 और 23 का हो जाएगा W। 5 और 4 9 और 9 का हो जाएगा I, WI केवल एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें स्मार्ट वर्क करने में मजदूरी नहीं करनी है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि किसी कूट भाषा में पेंट को ये लिखा जाता है, एक्सेल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्सेप्ट। देखिएगा पेंट को क्या लिखा है? पेंट को लिखा है 74128। उसी प्रकार से एक्सेल को लिखा है 93596। और अब हमें बताना एक्सेप्ट का कोड, एक्सेप्ट। ये जितने भी एक्सेप्ट में आ रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं आपको यहाँ नजर आएंगे। देखिएगा ए का कोड कितना दिया गया है, तो ए का कोड दिया गया है 4 और सवाल का आंसर हो गया, क्योंकि ए का कोड 4 है, एक ही ऑप्शन में 4 है केवल, आगे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। सी की बात करेंगे, सी भी आपको ऊपर देखने को मिलेगा 5 और 5, तो आगे मिलाना हो तो 5 और 5। ई की बात करेंगे तो ई का 9 हो जाएगा और ऐसे मिला देना तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन 4 5 5 9 7 8। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये रहा आपके सामने। ये गणित का सवाल है, बेसिकली ये गणित का सवाल है, फिर भी आपको बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 25 व्यक्ति समाचार H पढ़ते हैं, समाचार पत्र H पढ़ते हैं। 25 व्यक्ति समाचार पत्र H पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र T पढ़ते हैं और 26 समाचार पत्र HT और ये I लिखा है, HT और I पढ़ते हैं। दोनों H और I, दोनों 9 लोग जो हैं वो दोनों H और I पढ़ते हैं, 11 H और T पढ़ते हैं और 8 T और I को पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। तथा 3 सभी तीनों को पढ़ते हैं। व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ गोले बना लेता हूं ताकि चीज़ें आपको समझ में आसानी से आ सकें। चलिए तो ये एक गोला हो गया आपका। चलिए एक और गोला मुझे बनाना पड़ेगा अभी। चलिए और एक और मुझे अभी बनाना पड़ेगा। चलिए ये रहा। ये जो पोर्शन आएगा आपका, ये वाला जो पोर्शन, ये मैंने मान लिया समाचार पत्र H के लिए है, ये समाचार पत्र T के लिए और ये समाचार पत्र I के लिए। अब पढ़ते हैं सवाल को। सवाल में कहा गया है कि सर 25 लोग जो है वो समाचार पत्र H पढ़ते हैं, मतलब H जो है वो कितने लोग पढ़ रहे हैं? 25 लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अगर T की बात करें तो कितने लोग पढ़ते हैं सर? T पढ़ते हैं 26 लोग और I को भी पढ़ते हैं 26 लोग। बिल्कुल सही बात है, मैंने इतना लिख दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा बात को पकड़िएगा। 3 जो है वो सभी तीनों अखबार पढ़ते हैं। 3 तो जो तीनों के बीच का कॉमन हिस्सा है वहाँ पे 3 छाप दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। ये तीनों अखबार पढ़ते हैं। ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे। अगर बात करें कि जो 9 लोग हैं वो H और I दोनों, ये H है और ये I है, दोनों का कॉमन हिस्सा ये है। 9 पढ़ते हैं, 3 निकल गए हैं, 3 निकल गए हैं, तो ये कितने बचे हैं सर? यहाँ आएंगे 6, 6 और 3 9 हो जाएंगे। 11 लोग H और T पढ़ते हैं, H और T 11 पढ़ते हैं, 3 हो गए, तो बचे सर कितने? 8 हो जाएंगे। और 8 लोग T और I 8 लोग पढ़ते हैं, 3 निकल गए, तो सर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब आप ये बताइए कुल 25 है, कुल 25 है। 8 और 6 14 और 3 17, तो बचे कितने सर? यहाँ पे 8 बचे हैं। कुल यहाँ 26 है। ये पूरा गोला किसने के बराबर है? 26 के बराबर है। इसमें से 8 और 5 12, 8 और 5 13 और 3 16 निकल गए। कितने बचे सर? 10 बचे। और ये पूरा गोला 26 का है, तो 6 5 11 3 14 निकल गए। कितने का हो गया? 12 का हो गया। ये पूरा सवाल हमारा हल हो गया। जो पूछ रहा है वो पूछ लेंगे। व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो देखिएगा इतने जो पोर्शन में आ रहे हैं वो केवल H पढ़ते हैं। ये 8 लोग हैं वो केवल H पढ़ते हैं, ये 10 लोग केवल T पढ़ते हैं और ये 12 लोग केवल I पढ़ते हैं। तीनों
तीनों को जोड़ देंगे सवाल का आंसर आ जाएगा। तीनों को प्लस कर देते हैं, 8 + 10 + 12, 12 10 22 और 8 30। सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 30। क्या हो जाएगा? सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ भी भाग है, गुणा का अर्थ भी भाग है, तथा ये सवाल मिसप्रिंट है, ये सवाल मिसप्रिंट है, यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए। गुणा का भाग, गुणा का अर्थ भाग, तथा यहाँ पता नहीं क्या लिखा है। चलिए अब यहाँ बराबर होना चाहिए शायद। चलिए मैं सवाल देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ सवाल, सही सवाल देख लेते हैं क्या है। तथा भाग का अर्थ, प्लस का अर्थ गुणा हो गया, माइनस का अर्थ भाग, बिल्कुल सही लिखा है, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ कॉमा लगाएंगे, और भाग का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ ये तथा यहाँ नहीं लगाना, तथा यहाँ लगाना है। चलिए मैं अभी समझा दूंगा आपको, ये इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए ये आपका सवाल है, ठीक। देखिएगा, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो अब हमें बताना है। तो हमें अब देखिए, इस सवाल के लिए कोई तरीका नहीं है, हमें सीधा सवाल को चेक करना पड़ेगा, हम ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस की जगह क्या लिखना है, तो प्लस की अर्थ की जगह गुणा लिखना है, मैंने यहाँ गुणा लिख दिया है आपका, ठीक। माइनस का अर्थ, तो आप देखेंगे माइनस का अर्थ भाग है, तो मैंने यहाँ भाग लिख दिया है। प्लस गुणा का अर्थ तो यहाँ प्लस लिख दिया है, और भाग का अर्थ माइनस, तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया है, बराबर 26। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, 18 × 6 / 4 + 2 - 3 बराबर कितना आना चाहिए, 26। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 18 × 6 और ये बटे में कितना आएगा, 4, क्योंकि भाग लगा है, प्लस 2 है, माइनस के 3 है, बराबर कितना आना चाहिए, 26। सर इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 से काट देंगे 2 9 18, तो 9 3 कितने हो गए, सर यहाँ लिख देता हूँ, 9 3 हो गए आपके 27। इसको सॉल्व करने, इतना पोर्शन सॉल्व करने पे 27 आ गया। प्लस के 2 माइनस के 3 बराबर 26, बिल्कुल सही है। 27 और 2 29 - 3 बराबर 26, और 29 में से 3 गए, 26 बराबर 26, यानी बिल्कुल सही है। हमने पहले पे ही हिट एंड ट्रायल किया और पहला ही आंसर बिल्कुल सही आ गया, तो हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। इस प्रकार के सवाल में हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, चाहे उसमें डी ऑप्शन हो और आप एक से चारों चेक कर लें, चेक चारों करने पड़ेंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, स्लॉग्स का प्रश्न है, सिलोगिज्म, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, शानदार। कुछ फल फूल हैं, कोई फूल नाव नहीं है, सभी नाव नदी है। निष्कर्ष है पहला, कुछ फल नदी है। देखिएगा फल और नदी, देखिएगा फल और नदी को अगर जोड़ना है तो बीच में नेगेटिव को पार करना पड़ेगा। देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर फल और नदी के बीच में निष्कर्ष मिलाना है तो ये फल है और ये नदी है, तो हमें पार किसको करना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटेंस को, तो पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, नदियाँ और नाव को बात करना है, तो देखिएगा नदियाँ और नाव एक में ही है, सभी नाव नदियाँ हैं, तो सभी नदी नाव होगी, यानी कुछ नदियाँ नाव है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नदियां फल हैं, अब नदी और फल को मिलाना है तो फिर से वही बात, नदी और फल को मिलाना है तो नेगेटिव को पार करना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव ही आएगा, तीसरा भी गलत हो गया। और चौथा, कुछ फूल फल हैं, फल और फूल की बात हो रही है, कुछ फल फूल हैं और कुछ फूल फल हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सवाल का आंसर आएगा दूसरा और चौथा, बिल्कुल सही है, आंसर आएगा सी ऑप्शन। केवल 2 और 4 क्या होते हैं, अनुसरण। देखिएगा अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव जुड़ रहे हैं तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुड़ रहे हैं तो निष्कर्ष कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। पैशन, तो देखिएगा पी है, ए है, एस भी है 2 बार। देखिए ये लिखा है आपका पैशन में से, पी यहाँ से निकाल लीजिए, ये यहाँ से निकाल लीजिए, पैशन बिल्कुल बनाया जा सकता है। फाइनल बात करेंगे, एफ है, आई है, एन है, ए है, एल है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये दोनों बनाए जा सकते हैं। नॉर्मल की बात करेंगे तो एन है, ओ है, आर है, एम नहीं है सवाल में, यानी कि ये नहीं बनाया जा सकता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता इस अक्षर से, क्योंकि एम जो है वो प्रोफेशनल में नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। अब इनका सही क्रम बताना है, छाती, ललाट, पेट, कान, पैर, ठोड़ी।
सही अनुक्रम में बताना। ये सब के सब शरीर के अंग हैं, सब के सब शरीर के अंग हैं। देखिएगा, छाती है, ललाट है, पेट है, कान है, पैर है, छोड़िए। अगर बात करूं सबसे ऊपर क्या होगा, तो सबसे ऊपर ललाट होगी, सबसे ऊपर ललाट होगी, और सबसे नीचे क्या होंगे सर, पैर होंगे। सबसे ऊपर ललाट, सबसे नीचे पैर, यानी शुरुआत 2 से और अंत 5 से। सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शुरुआत 2 से और अंत 5 से होगा। सबसे ऊपर ललाट, इसको कहते हैं ललाट, और सबसे नीचे पैर, 2 और 5, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम है। 14, 12, 28, 6, 34, 6 और 42, 4। इसका लॉजिक आपको लगाना है। क्या लॉजिक लगेगा, मैं आंसर आपको बता रहा हूं, सी ऑप्शन। लॉजिक सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े, एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, इस प्रकार से पीठ करके। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, सोहन का मुंह किस दिशा में है। देखिएगा, समझते इस बात को। देखिएगा, हमने मान लिया ये ईस्ट है, यहाँ से सूरज निकल रहा है, तो इस प्रकार से रोशनी इसकी जा रही है। दो व्यक्ति, एक अगर इस तरफ मुंह करके खड़ा है तो एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है। तो अगर ये इस तरफ खड़ा है, तो अगर ये इसका राइट है तो इसका क्या होगा, लेफ्ट। तो इसके लिए ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट। अब देखिएगा, छाया बाईं ओर पड़ रही है। किसके बाईं ओर पड़ रही है, मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर। मान लो इसकी शैडो इस तरफ पड़ रही है, इसकी शैडो, क्योंकि यही बाईं ओर है। तो ये अगर मोहन हुआ, ये अगर मोहन है जो ऊपर देख रहा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, सोहन। और सोहन कहाँ देख रहा है, नीचे। और नीचे की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है सर, साउथ। सवाल का सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। अगर समझ में नहीं आया दोबारा समझिए। ये ईस्ट दिशा होगी, पूरब दिशा, यहाँ से सूरज निकल रहा है, एक ऊपर की ओर देख रहा है, एक नीचे की ओर देख रहा है, शेड। तो इसके लिए ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, और इसके लिए ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ये शेडो उसकी बाईं तरफ बन रही, तो अगर बाईं तरफ यहाँ बन रही तो ये ऑटोमेटिक मोहन हो गया, तो सामने वाला सोहन, और नीचे की ओर देख रहा है तो साउथ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। ये भी गणित का एक सवाल है, चलिए समझ लेते हैं। गणित का सवाल है, किस प्रकार से इसको समझना है। ए गणित का एक सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए, बी तथा सी, चलिए लिख लेता हूँ। ए, बी तथा सी, ये कितने में करता है, 20 में, ये करता है 30 में, ये करता है 60 में। कुल काम कितना हो गया, ये गलती से आ गया मैथ का सवाल। कुल काम हो गया 60। तो अगर कुल काम लघुत्तम निकाला मैंने 20, 30, 60 का, तो 60 आया। तो बताओ, ए को कुल काम करना है 60 और 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने करेगा, 3। ये एक दिन में कितने करेगा, 2, और ये एक दिन में कितने करेगा, 1। यानी अगर तीनों की क्षमता की बात करेंगे तो कितनी हो गई, 6। ए उस कार्य को पूरा कर सकता है यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त। तीसरे दिन, पहले दिन ए अकेला काम करेगा। देखिएगा, मान लो फर्स्ट डे है, ए आया अकेला काम करेगा, कितने काम करेगा, 3। सेकंड डे भी ए आया अकेला काम करेगा, कितने, 3। और थर्ड डे ए, बी, सी तीनों आ जाएंगे और कितने काम करेंगे, 6। तो यानी कि 3 दिन में कितने काम करेंगे, 6 और 6 12 काम अगर 3 दिन में कर रहे हैं। ये अगर 12 काम मतलब 3 दिन में कितने काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं 3 दिन में। तो बताओ कितने काम करने हैं सर, 60 काम करने हैं। तो 12 पंचे 60, तो 3 पाँचे 15। सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 15। देखिएगा, 12 काम 3 दिन में, तो 60 काम करने हैं, तो 12 पंचे 60, तो 3 पाँचे 15। सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी 1-2 क्वेश्चन बचे होंगे आपके। 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं बल्कि उनमें 4 का एक अंक भी आता है। तो देखिएगा, 4 से कटने वाली संख्याएं चाहिए और उनमें 4 भी होना चाहिए। तो और साथ में कितने, 1 से लेकर 100 तक। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर शुरुआत करें तो एक तो 4 ही होगा, 4 के बाद 8 होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ध्यान से सुनते जाइएगा, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, ये 60 लिखा हुआ है, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। 1 से 100 तक की 4 से कटने वाले सारे नंबर लिख दिए मैंने। 1 से 100 तक 4 से करने वाले सारे नंबर लिख दिए, लेकिन उसने एक शर्त और कहा, बल्कि उनमें 4 का अंक भी होना चाहिए।
क्या यहाँ 4 है? बिल्कुल है सर, एक संख्या ये हो गई। क्या यहाँ 4 है? नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, ये भी 4 है। यहाँ 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है। कितनी संख्याएं? आंसर आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1 से 100 तक के बीच में 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कटती हुई है और उनमें एक अंक कम से कम 4 है। नेक्स्ट, और ये आपका सवाल शायद मेरे हिसाब से आखिरी होना चाहिए, एक आध और बचा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। निम्नलिखित संख्या में से गलत संख्या बताना। ये मेरी एक प्रकार से देखा जाए फेवरेट नंबर लिखे हुए मेरे, ध्यान से देखिए। 7 क्या कह सकते हैं? 2 की घाते 3 माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 7। 64 की बात करेंगे तो 4 की घाते 3 माइनस 1, 4 चौके 16 चौके 64 में से 1 गया 63। 124, 5 की घाते 3 माइनस 1, 5 25 5 125 माइनस 1। 6 की पावर 3 माइनस 1 इसको लिखेंगे, 7 की पावर 3 माइनस 1 इसको लिखेंगे, 8 की पावर 3 माइनस 1। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें गलत क्या हो गया? 63, क्योंकि इसे लिखेंगे 3 की पावर 3 प्लस 1। ये सब क्या हो रहे हैं? सब में घात 3 लगा के माइनस 1 हो रहा है, लेकिन इस नंबर में घात 3 लगा के प्लस 1 हो रहा है, इसलिए सवाल का सही आंसर होगा बी ऑप्शन 28। क्या होगा? बी ऑप्शन 28 सवाल का सही आंसर होगा। और ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न। क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए? कथन है कि किसी बड़े नगर में क्या केवल एक कंपनी को ठेका दे दें कि आप प्राइवेट वाहन चलाओ? ऑप्शन तर्क कह रहा है हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या एक और दो, दोनों? तो ध्यान रखिएगा, हमें इसका आंसर देना पड़ेगा एक बी ऑप्शन, यानी कि नहीं, यात्रियों को देखिए सीधी सी बात है, अगर आप एक कंपनी को ठेका देंगे तो रेट क्या होते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे, रेट कम होने का नाम ही नहीं आएगा। रेट कम कब होते हैं? जब चीज़ों में क्या हो? प्रतिस्पर्धा हो। देखिए आज ये यूट्यूब का जमाना, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई तो आप फ्री में पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको पढ़ने के लिए हज़ारों रुपए लेके खुद मास्टर के पास जाना पड़ता है। आज मास्टर खुद चिल्ला रहा है आपके बिना बोले। आप जब बोलो आधी रात में बोलो चल शुरू हो जा बेटा 2 बजे, तो 2 बजे पढ़ाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तो इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, केवल तर्क 2 सशक्त है। आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपका। निम्नलिखित में से असंगत को चुनना है। 15 अगस्त, 26 नवंबर, 14 नवंबर और 26 जनवरी। 15 अगस्त को आप सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे जो अभी कुछ दिन पहले गुजरा, इंडिपेंडेंस डे जिस दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 26 जनवरी को सर क्या होता है? रिपब्लिक डे। क्या होता है? रिपब्लिक डे। और 26 नवंबर को क्या होता है? ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, संविधान दिवस होता है। तो सवाल का सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये सब के सब संविधान से कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी से प्रेरित हैं। लेकिन इस दिन क्या होता है? इस दिन होता है सर चिल्ड्रंस डे, बापू नेहरू का बर्थडे, चाचा नेहरू का बर्थडे होता है, चिल्ड्रंस डे। क्लियर? तो इसका सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो आज की इस क्लास में हमने रीजनिंग के सारे प्रश्नों को भी हल कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आपके सामने आएंगे और वहां हम करेंगे मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन। 2021 के सीसेट पेपर को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए सब लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।